हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम लोग बीएनएस पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स का डिस्कशन किया था, देखा था कि कौन से प्रोविजंस कहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर हुई हैं, कुछ प्रोविजंस ऐड ज़रूर हुए हैं। नीड ऑफ आवर कंट्री को देखते हुए कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, बट नथिंग इज चेंज, यानी कि कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया गया है। जो क्रक्स पहले था मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड का, अभी भी वही है। सेक्शंस में बिल्कुल बदलाव किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। वो सेक्शंस याद करना इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, एक हफ्ते का काम होता है वो। और जिनको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है तो उनके लिए 2 से 3 दिन का काम होता है। ठीक है, तो आप लिखते रहोगे, अपना उसको लिख लिख के याद करोगे। मैंने ये हमेशा शॉर्ट्स के थ्रू भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसे लिख लीजिए, तो इट विल बी मच बेटर टू रिटेन इट इन योर मेमोरी। वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके रह जाता है अगर आप उसको लिख लिख के, कोई भी चीज़ अगर आप लिख लिख के याद करते हैं तो चलिए, अब काफ़ी ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन ना करते हुए हम लोग बीएनएस के इंट्रोडक्शन पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, जो हम पढ़ते हैं हर हर एक्ट में। वो बेसिक सी चीज़ क्या है? वो बेसिक सी चीज़ ये है कि कितने सेक्शंस हैं। 358 सेक्शंस हैं। ठीक, चैप्टर्स 20 हैं। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि 511 से 358 कैसे हुए। तो कुछ सेक्शंस को जो अलग अलग फैले हुए थे उन्हें सब सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक ही सेक्शन में कई सारे सब सेक्शंस हो गए हैं, जिसकी वजह से ये खिसक करके 358 हो गया। ठीक है, 20 चैप्टर्स हैं। प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023। तो ये प्रेसिडेंट असेंट की डेट याद करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। क्रिसमस के दिन जो है असेंट मिली थी, तो ये याद रहेगा। एक्ट नंबर 45, ये भी याद करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि पहले भी एक्ट नंबर 45 ही था आईपीसी हमारा, 45 ऑफ 1860। यहाँ पर एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 हो गया है। सीआरपीसी का एक्ट नंबर क्या है? सीआरपीसी का एक्ट नंबर, मतलब सीआरपीसी नहीं, अब हम सीआरपीसी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चलो मैं न्यू सीआरपीसी लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्या है न्यू सीआरपीसी का? 46। ठीक है, 46 एक्ट नंबर ऑफ 2023। और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या है? 47। याद कैसे रखना है? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। क्यों बता रही हूँ ये चीज़ सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में? क्योंकि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आता है, तो अगर जुडिशरी एग्जामिनेशंस का सिलेबस चेंज होता है, ये 3 क्रिमिनल लॉज अगर ऐड होते हैं, तो आपसे ये आपका ये प्री का एक सवाल बन सकता है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे? जनरली आपको समझने की बात है, या कह लो हैबिट होती है, हम बोलते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीक्वेंस में। सीक्वेंस जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी आपका हो गया 45 ऑफ 2023। ठीक है, और सीआरपीसी आपका हो गया 46 और इंडियन एविडेंस एक्ट आपका हो गया 47। तो ये तो सीक्वेंस में ही है। ठीक है, तो ये आई गेस अब याद रह जाएगा। अब बदलाव क्या हुआ है बीएनएस में? क्या बदलाव हुआ है? प्रियम्बल चेंज किया गया है। पहले क्या प्रियम्बल था आईपीसी का? देखो, पहले मैंने सोचा था कि साथ में जो है मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी वो चीज़, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का। आपसे, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बीएनएस अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आईपीसी की बेयर एक्ट सामने ले करके बैठिए। ठीक है, आईपीसी की बेयर एक्ट आप लेकर के बैठेंगे अपने साथ और बीएनएस पढ़ेंगे, चाहे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप अपना इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, तो आईपीसी की बेयर एक्ट आप लेकर के बैठेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ मतलब चेंज हुई है और कौन सी चीज़ चेंज नहीं हुई है। ठीक है, प्रियम्बल में सबसे बड़ा चेंज हुआ है, प्रियम्बल को पूरा चेंज कर दिया है। पहले प्रियम्बल क्या था? Whereas it is expedient to provide a general penal code for India is enacted as follows। और फिर उसके बाद सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमारे पास सेक्शंस थे। अब प्रियम्बल क्या है? An act to consolidate and amend the provisions relating to the offences and for matters incidental thereto। Consolidate का क्या मतलब होता है?
कई सारी चीजें जो इधर उधर फैली हुई थी उन सबको ऐड किया गया है, प्रोविजंस को अमेंड किया गया है ऑफेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसका प्रियम्बल हो गया। अब हम आएंगे अपने सेक्शन 1 पर। आपका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 हमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 2 हमें कुछ डेफिनेशंस देता है, और सेक्शन 3 कुछ डेफिनेशंस, क्या वही डेफिनेशंस जो हम जनरली मतलब पहले पढ़ते थे वही डेफिनेशंस है। और सेक्शन 3 हमें जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है, यानी कि उन जनरल एक्सप्लेनेशंस में आप देखोगे आपको सेक्शन 6 देखने को मिलेगा आईपीसी का, सेक्शन 7 देखने को मिलेगा, सेक्शन 34 आईपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉमन इंटेंशन भी आपको जो है उसी सेक्शन में इनकॉर्पोरेट कर दिया सेक्शन 3 में। आई गेस सब क्लॉज 3 है शायद, 3 या 4। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। शुरू करेंगे हम शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट से। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू कर रही हूँ, जीरो से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि क्या दिया गया है। हालांकि प्रोविजंस वही सेम है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि एक चीज जो है आप लोगों को यहाँ से भी क्लियर होती चले। चलिए, सेक्शन 1 हमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताता है, और पता नहीं कितनी देर से मैंने ये बात बोल दी है। अब इसका सबसेक्शन 1 कहता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023। दूसरी बार जो बिल बेसिकली पेश किया गया था उसका है, सेकेंड आप हटा दो, भारतीय न्याय संहिता ही होगा। ठीक है, ये एक्चुअली उस बिल का जो है कॉपी किया है मैंने, इस वजह से सेकेंड संहिता इसमें दिखा रहा है। वैसे एक्ट का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, सबसेक्शन 2 says it shall come into force on such date as the central government may। अब यहाँ पर एनफोर्समेंट डेट अभी नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहले ही आपको जवाब दे दिया कि ये बिल का जो है पीडीएफ कॉपी किया था मैंने, इसलिए। लेकिन अभी भी तो आप ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो कि एक रिटर्न सेक्शन है, लेकिन अब हमें एनफोर्समेंट डेट पता है कि 1 जुलाई तक जो है इसको कमेंस कर दिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, कमेंस होता है नहीं होता है, क्योंकि पता ही होगा आप लोगों को, लॉ स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो कई सारे विवाद लेकर के इस सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। जैसे मुझे लगता है 95% एनफोर्समेंट में आएगा, बाकी जैसा होगा वो उस तरीके से हम लोग डील करेंगे। चलिए, सबसेक्शन 3 पे हम सबसेक्शन 3 हम देखेंगे, उसमें लिखा है, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, तो आप देखोगे ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये आपका सेक्शन 2 है आईपीसी का। कौन सा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन नंबर 2 है ऑफ आईपीसी। सबसेक्शन 3 क्या लिखा है, हर वो पर्सन लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए इस संहिता के अंदर। तो पहले यहाँ पर कोड होता था, अब यहाँ पर संहिता है। एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब हर पर्सन जो है पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा, जो भी विद इन इंडिया जो भी उसने ऑफेंसेस किए हैं वो, यानी कि इंटर टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में हमें बताता है। सेक्शन 2 आईपीसी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वहां पर कोड लिखा था, यहाँ पर संहिता लिखा हुआ है। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 4 कह रहा है एनी पर्सन लाइबल। तो अब आपका ये क्या है, ये आपका सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी है, सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी लिख दे रही हूं ताकि आप कनेक्ट कर सको। ठीक है, एवरी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति लाइबल है किसी भी ऐसे लॉ से जो अभी टाइम बीइंग इंडिया में फोर्स में है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, यानी कि देखो ध्यान दो, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड इंडिया कह रहा है। बियॉन्ड इंडिया अगर कोई हुआ है तो शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। तो इस प्रोविजन संहिता के प्रोविजंस के हिसाब से उसको डील किया जाएगा। फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। कोई भी पर्सन लाइबल है अगर उसने ऐसा कोई एक्ट किया है, इंडिया के बाहर अगर कोई ऐसा एक्ट किया है, तो उसे संहिता के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। हर उस एक्ट के लिए जो अगर वो इंडिया में करता तो वो भी सेम जो है उसकी पनिशमेंट होती। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारे सबसेक्शन 4 में दे रखी है।
सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है हमारा? सबसेक्शन 5 है क्या? सबसेक्शन 5 भी हमें देखो, दो ऐसे सेक्शंस थे हमारे आईपीसी में जो हमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बताते थे। तो दो सेक्शंस क्या थे? 3 और 4। यहाँ पर हमारे पास दो सबसेक्शंस कौन से हैं? एक है हमारा सबसेक्शन 4 और एक है हमारा सबसेक्शन 5। तो ये दोनों हैं हमारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं। अब ये जो है हमारा सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी है, जो कि अब हमें सेक्शन 1 के सबसेक्शन 5 में देखने को मिलता है। देखो क्या कह रहा है। The provisions of this Sanhita shall also apply to any offences committed by any citizen of India in any place without and beyond India. इस संहिता के प्रोविजंस उस इंसान पर भी लागू होंगे, इंडिया के सिटीजन पर लागू होंगे, भले ही उसने इंडिया के बाहर जाकर के ऑफेंस किया है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, चलो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। मैं मान लो यूके चली गई, मैंने वहां पर जाकर के किसी का मर्डर कर दिया। मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मैंने अपनी सिटीजनशिप कैंसिल नहीं करी है। ठीक है, मैं अपनी इंडिया के सिटीजन हूँ, तो मुझे जो है इस संहिता के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। ठीक है, मेरे ऊपर संहिता जो है वो लागू होगी, अप्लाई होगी। देन क्लॉज बी क्या कहता है? एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource in India। देखो, कहीं पे भी कोई भी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, मान लो किसी क्रूज पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ और वो क्रूज जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो क्रूज जो है या वो शिप जो है अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो भले ही वो इंसान एक फॉरेनर क्यों ना हो, उसको जो है संहिता के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। ठीक है, अब आपका क्लॉज सी देख लो। कोई भी ऐसा पर्सन है, वो भले ही इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो कि टारगेट कर रहा है कोई कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है। मान लो कोई फॉरेनर में बंदा बैठा है, वो किसी के साथ ईमेल का फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, और वो ईमेल का फ्रॉड हो कर रहा है इधर इंडिया में हो रहा है और वो कंप्यूटर इधर इंडिया में है। ठीक है, वो कंप्यूटर इधर इंडिया में है, तो वो जो फॉरेनर यूके में बैठा है वो इधर के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है ना, तो वो संहिता से डील किया जाएगा। बस इतनी ही बातें कह रहा है, हमें इतना ही समझना है। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर खत्म हुआ। अब प्री में यहाँ से सवाल बनते हैं, तो आपका ये जो सेक्शन 1 है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी प्री में देखने को मिलेंगे आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करोगे। अच्छा हाँ, एक बात और देखो, ये अभी इस चीज पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा, आईपीसी आएगा कि बीएनएस आएगा, किसी को कुछ भी अभी नहीं पता है। आरजीएस की वैकेंसी आप सब जानते हैं कि आ गई है। ठीक है, अगर आप टारगेट करें, नहीं भी करें तो इतना तो अवेयर होंगे कि आरजीएस की वैकेंसी आ गई है, अगर आप जुडिशरी टारगेट कर रहे हो तो अभी कुछ भी नहीं पता है कि पेपर जुलाई के बाद होंगे। अगर जुलाई के बाद पेपर होगा तो डेफिनेटली आपका न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे, अगर एनफोर्समेंट में आ गए तो। ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता अभी कुछ दिनों में ही, जैसे अगर 15 मार्च तक मान लो एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई, क्योंकि अभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है हमारे पास, अगर एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है तो बहुत मान के चलो कि 2 से 2 महीना आपको मिलेगा। हाँ, 2 से 2 महीना मतलब 1.5 से 2 महीने आपको मिलेंगे एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद, इससे ज्यादा समय मिलेगा नहीं। और अगर अभी अगर नोटिफिकेशन आ जाती है और 2 महीने अगर आपको मिलेंगे, तो आपको इस चीज के लिए निश्चित रहना है कि आईपीसी आ सकता है, मतलब आपके पुराने वाले क्रिमिनल लॉज ही आएंगे, तो इसलिए कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। अब अगर आप ये सोच करके बैठ जा रहे हैं, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, प्री के क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, ये सोच करके कि जब जुलाई के बाद एनफोर्समेंट में आएगा हम तब ये सब करेंगे, तो तब तक बहुत ज़्यादा टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो माइंड यू, आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, सेक्शंस बस अपने दिमाग में बैठाने होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे थे और आप रुक गए हैं, तो वो चीज़ ये गलती प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मत करें, और अपनी आंसर राइटिंग जारी रखिए। जो भी आप अपने जिससे भी आप अपने आंसर्स चेक कराते हो मेंस के, वो चेक कर देंगे ऑब्वियसली वैसे। फिर उसके बाद जो भी गलतियां होंगी उसमें बस आपको क्या करना होगा, और अगर आप कोई गलती नहीं है तो आने वाले समय में जब भी आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए बैठेंगे तो आपको सिर्फ सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए चलो
आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया। इस सेक्शन के अंदर जहां कहीं ऑफेंस लिखा हुआ है तो ऑफेंस में वो सारे एक्ट आ जाते हैं जो कि आउटसाइड इंडिया कमिट हो रहे हैं, ठीक है, विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। जो कि आउटसाइड इंडिया तो कमिट हो रहे हैं, लेकिन जो है अगर इंडिया में कमिट हुए होते तो वो इस सेक्शन के मतलब संहिता के अंडर पनिशेबल होते, ठीक है। तो ऑफेंस में वो सारे एक्ट भी इंक्लूडेड है। इलस्ट्रेशन देखो क्या कह रहा है। ए हु, ये कई बार जो है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अब पहले क्या था आईपीसी में, यहाँ पर इन एनी प्लेस लिखा है ना, ये इन एनी प्लेस की जगह पर युगांडा लिखा था, ठीक है। आप अपनी आईपीसी की बैरक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर युगांडा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जगह को हटा दिया है और सिर्फ इतना कहा है किसी भी प्लेस पर बस वो बियॉन्ड इंडिया होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन है इंडिया का, उसने बियॉन्ड इंडिया कोई मर्डर कमिट कर दिया, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो उसको जो है उसका ट्रायल चल सकता है, उसको कन्विक्ट किया जाता है किसी भी जगह पर इंडिया में, भारत में किसी भी जगह पर जहां पर वो मिले, जहां पर वो पाया जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम लोग बीएनएस को जो है कवर करने वाले हैं, तो आप लोग आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।